नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी ने नया साल बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया होगा। आज हम आप सभी को क्लास 12th होम साइंस चैप्टर 3 के बारे में बताने वाले हैं। चैप्टर का नाम हमारा है जन पोषण तथा स्वास्थ्य। आज इसके सभी इंपोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 12th होम साइंस चैप्टर 3 जिसका पहला टॉपिक है जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। जन स्वास्थ्य, जन का मतलब मैं बता दूं कि जन का मतलब होता है जनता, आम लोग और उनके स्वास्थ्य संबंधित पोषण के बारे में आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिए, जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है, मतलब ज्ञान का, जानकारी का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। हमारे अच्छे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को कैसे और बेहतर किया जाए, इसके बारे में यहाँ पे जानना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा इस उद्देश्य के लिए, मतलब इस काम के लिए, यह पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियां और कार्यक्रमों द्वारा पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। बहुत सारे ऐसे सरकारी कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, नए नए नियमें लाए गए हैं जिसके माध्यम से जनता के स्वास्थ्य के संबंधित पोषण की जानकारी विस्तार से दी जाती है। एक बार ध्यान से समझिएगा, जन स्वास्थ्य पोषण जो है वो जानकारी का ऐसा माध्यम है, ऐसा क्षेत्र है जो आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि आप जल्दी बीमार ना पड़े, आपको जल्दी कोई बीमारी ना हो, इस कारण से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह समस्याओं का समाधान करने वाला, आपके इस तरह के परेशानियों का समाधान करने वाला एक सरकारी नीतियों, मतलब सरकार के द्वारा भी लाई जाने वाली नीति है, और कार्यक्रम, मतलब बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं जिसके माध्यम से जनता के स्वास्थ्य के पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। समाज के संगठित प्रयासों द्वारा, मतलब एकजुट होकर जिस प्रयास को हम करते हैं, समाज के सभी लोग अलग अलग बीमारी पे अलग अलग तरह के प्रयास को करते हैं। जब हम समाज के सभी लोग संगठित होकर एक साथ जुड़ के किसी भी काम को करते हैं तो स्वास्थ्य के उन्नत करना और रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान जन पोषण है। समाज के सभी लोग मिलकर एक साथ आते हैं और इन सभी प्रकार के बीमारियों को रोकथाम, मतलब रोकने के लिए, और जीवन अवधि को दीर्घ बनाने के लिए, दीर्घ का मतलब होता है लंबा, बहुत अल्प आयु में भी कई बार कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में जीवन में किसी न किसी प्रकार की बीमारी होती है, तभी उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम दीर्घकालीन जीवन को बिता सकते हैं। तो दीर्घ जीवन को बनाने की कला और विज्ञान जो है वो क्या है, जन पोषण है। जनता, जो आम आदमी है, उनके पोषण के बारे में था। तो ये था जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है जन स्वास्थ्य की संकल्पना। जन स्वास्थ्य की संकल्पना क्या है, अब इसे जान लेते हैं। जन स्वास्थ्य की संकल्पना का अर्थ है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा। हमारे समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही क्या है, संकल्पना है। संकल्पना का मतलब होता है संकल्प लेना। हम किसी चीज के अच्छे उद्देश्य के लिए अगर कोई चीज संकल्प लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, संकल्पना कहलाता है। समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास। हमारे समाज में अभी आपने देखा कि कोरोना आया, तो कोरोना में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर बीमारियों को रोकने के लिए लोगों को समझाया, मास्क बांटा, लोगों को दूरी बनाने के लिए बोला, जगह जगह पर भीड़ लगाने से रोका। तो ये क्या है, समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास। सभी के साथ मिलकर यदि हम कोई प्रयास करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सामूहिक प्रयास कहलाता है। जन स्वास्थ्य पोषण के लक्ष्य। जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य क्या है, इसे जान लेते हैं। जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की रोकथाम करना है। अल्प पोषण का क्या मतलब होता है, कम खाना या कम स्वास्थ्य संबंधी चीजें हमें मिल पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अब कुपोषण कहने का क्या मतलब है, कुपोषण एक ऐसी बीमारी है जो इंसान, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी के शरीर में सही मात्रा में भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, वसा, खनिज, ये सब नहीं मिल पाता है तो वो कुपोषित हो जाता है। और देखिए, अब इसके बाद है लोगों के अनुकूलतम पोषण स्तर को बनाए रखना। कम से कम जिस व्यक्ति को जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसे उसे मेंटेन करना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं
उनको थोड़ा सा पोषण चाहिए, मतलब कि उन्हें एक वयस्क पुरुष के या वयस्क महिला की तरह उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें 3 गिलास दूध की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें 1 गिलास दूध की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। अब बड़े लोगों को क्या होता है, जो ज्यादा वर्क करते हैं उन्हें ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, तभी तो वो शरीर के अंदर शक्ति बना के रखेंगे। ज्यादा दूध की आवश्यकता होती है, ज्यादा हरी सब्जी की आवश्यकता होती है। तो ये जो अनुकूलतम पोषण है, इसके मेंटेन करने के लिए जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। कुपोषण क्या है? देखिए, अभी मैंने कुपोषण के बारे में बात की और कुपोषण का टॉपिक आ गया। शरीर की आवश्यकता अनुसार जो हमारे शरीर को चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो खनिज चाहिए, जो विटामिन चाहिए, विटामिन में बहुत सारी चीजें हैं, विटामिन ए, बी, सी, तो ये सब चीजें हमारे शरीर को जरूरत होती है। उचित तथा निश्चित मात्रा में पोषक तत्व न ग्रहण करना कुपोषण कहलाता है। यही सारी चीजें यदि हमारे शरीर में सही तरीके से नहीं मिल पाता है, एग्जाम्पल के लिए बता दूं, कई बार कम आयु में लोगों की आंखें खराब हो जाती है। तो क्या होता है? उसका कारण विटामिन ए होता है। विटामिन ए की कमी से हमारे आंखों की रोशनी कम होने लगती है, रतौंधी जैसी बीमारी हो जाती है। तो ये भी हमारे शरीर का एक आवश्यक तत्व है। और यही सब तत्व अगर हमारे शरीर में सही समय पर नहीं प्राप्त हो तो हम किस चीज के शिकार हो जाएंगे? कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। देखिए, कु अर्थात बुरा, कु का मतलब ही होता है बुरा, और कुपोषण अर्थात बुरा पोषण। कुपोषण, कु का मतलब क्या है? बुरा, और पोषण का मतलब है जो हम चीज लेते हैं आप अपने शरीर में आवश्यकता के अनुसार, वो सारी चीजें अगर हमें नहीं मिल पाए तो वो क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। मतलब बुरा पोषण, ऐसा खाना जो हमारे शरीर के लिए किसी काम का नहीं है, जिसे ग्रहण करने से व्यक्तियों को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल पोषण तत्व नहीं मिलता और वह अस्वस्थ हो जाता है। कई बार डॉक्टरों ने आपको कहा होगा या आपको कहते हैं, आपके शरीर जब खराब हो जाते हैं तो आपने बाहर की चीजें, तेल मसाले वाली चीजें मत खाओ। क्यों? क्योंकि इनमें वो पौष्टिक चीजें मौजूद नहीं होती जो हमारे शरीर को चाहिए। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए विटामिन चाहिए, खनिज चाहिए, हरी साग सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, अंडा, मछली, मांस, ये सारी चीजें क्या है? हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करती है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं? पिज्जा, बर्गर, मोमोज, समोसा, ये सब खाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें मौजूद वो सारी चीजें हमारे शरीर को बर्बाद करती है, खराब करती है। इसमें हमारे शरीर के लायक कोई पोषण मौजूद ही नहीं होता, जिसके कारण हम अस्वस्थ हो जाते हैं और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के भी प्रकार हैं। अब कुपोषण के प्रकार के बारे में देख लीजिए। अत्यधिक पोषण, ओवर न्यूट्रिशन। अब देखिए, अत्यधिक पोषण मतलब अब ऐसा नहीं है कि आपको पोषण के बारे में बताया गया है तो आप ऐसा इतना ज्यादा खा लो, इतना ज्यादा दूध ही पी लो, इतना ज्यादा पनीर ही खा लो, इतना ज्यादा चिकन ही खा लो। तो ज्यादा तो हमेशा खराबी करता है ना शरीर में। अत्यधिक किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है। अत्यधिक पोषण जो है वो कुपोषण के प्रकार नहीं है। अपर्याप्त पोषण भी कुपोषण के सेकेंड नंबर पे आता है, और असंतुलित पोषण जो है वो कुपोषण के प्रकार में तीसरे नंबर पे आता है। तो ये 3 प्रकार जो है वो कुपोषण के, ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अत्यधिक पोषण क्या है। अभी जो आपने कुपोषण के 3 प्रकार को देखा है, उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? अत्यधिक पोषण। तो आइए जानते हैं अत्यधिक पोषण क्या है। जब व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित मात्रा में पोषण तत्वों से अधिक मात्रा अपने भोजन से प्राप्त करता है। जितना हमें चाहिए शरीर, जितना डाइट हमारे शरीर को चाहिए, जितना भोजन चाहिए, उससे अधिक मात्रा में यदि हम भोजन को करने लगे तो वो क्या होगा? अत्यधिक पोषण होगा। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, मतलब 20-20 रोटियां तक खा जाते हैं, 50-50 मिठाई तक खा जाते हैं। तो ऐसे लोगों के शरीर में अत्यधिक पोषण की संभावना हो जाती है। अपने भोजन जितना उसका एस्टिमेट है, जितना उसकी क्षमता है, उससे अत्यधिक भोजन करना अत्यधिक पोषण कहलाता है। अत्यधिक पोषण को सरल भाषा में मोटापा कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे मोटे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा जंकी फूड खाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मोटापा कहा जाता है। और यह किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की अधिकता से हो जाता है। किसी भी पोषक तत्व की मात्रा यदि हम अपने शरीर में बहुत ज्यादा लेते हैं, इसी के कारण से हमारे शरीर में मोटापा हो जाता है। अब ये तो था हमारा अत्यधिक पोषण। अब हम बात करते हैं अपर्याप्त पोषण के बारे में। जब व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित मात्रा में पोषक तत्वों से कम मात्रा अपने भोजन से प्राप्त करता है तो वह अपर्याप्त पोषण से ग्रस्त हो जाता है।
हमें जितना खाना खाना है या जितनी भी चीजें हमारे शरीर के लिए पौष्टिक तत्व हैं, यदि हम उस लेवल से भी कम चीजों का सेवन करते हैं, जैसे अब हमारे शरीर को प्रत्येक दिन 1 गिलास दूध की आवश्यकता होती है और हम दूध आधा गिलास लेते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा कि हम अपने पोषक तत्वों से कम मात्रा में अपने भोजन को खाते हैं या ग्रहण करते हैं। तो यह क्या कहलाएगा, अपर्याप्त पोषण से ग्रस्त कहलाएगा। पर्याप्त पोषण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का वृद्धि और विकास कम हो जाता है। यदि आप अपर्याप्त पोषण का सेवन करते हैं, आपके शरीर में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं जा पा रहा है आपके भोजन के माध्यम से, तो आपका शरीर वृद्धि नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा, शरीर में कई प्रकार की परेशानियां हो जाएगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, खून की कमी हो जाएगी, शरीर के अंग सही तरीके से काम नहीं करेंगे। ये सब कारण है अपर्याप्त पोषण के। परिणाम स्वरूप मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्ति का वृद्धि और विकास कम हो जाता है और उसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो रोग निरोधक क्षमता है, रोग से लड़ने की क्षमता है आपके शरीर में, वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो पर्याप्त मात्रा में भोजन ही नहीं करते हो, आपके शरीर में पोषक तत्व तो जा ही नहीं रहा है, तो ऐसे में आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है असंतुलित पोषण क्या है। असंतुलित पोषण के बारे में जानते हैं, जब व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा में पोषण तत्वों के होने के स्थान पर पोषक तत्वों की मात्रा असंतुलित हो जाती है। कई बार हमारा जो खाने का तरीका है ना, वो भी गड़बड़ हो जाता है। खाना कब कौन से समय पर क्या खाना चाहिए ये हमें पता ही नहीं होता। अब हम सुबह सुबह उठ के बहुत ही हार्ड फूड या बहुत ही ज्यादा ओवर वेट वाला खाना खा लें, तो ये हमारे लिए असंतुलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति का पोषण असंतुलित पोषण कहलाता है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन से समय में कौन सा खाना चाहिए। जब आपका डाइट चार्ट, मतलब आपके भोजन के लिए जो चार्ट तैयार किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि सुबह में आप हल्का सा फूड ले, नाश्ता करें, लेकिन हम सुबह सुबह उठ के ही 4-5 पराठे और सब्जी खा ले, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हैवी फूड हो जाएगा। तो ये संतुलन नहीं हो पाता है, बैलेंस नहीं हो पाता, ये असंतुलित हो जाता है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता अथवा कमी के कारण पाया जाता है तथा शरीर के लिए हानिकारक होता है। ये तीनों प्रकार के जो आपने देखा है, ये शरीर के लिए हमारे लिए नुकसानी है। इसलिए हमेशा बैलेंस फूड या संतुलित भोजन का सेवन हमें करना चाहिए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जन पोषण एवं स्वास्थ्य का महत्व। जनता या फिर आम आदमी के पोषण और स्वास्थ्य का क्या महत्व है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मौत का मुख्य कारण कुपोषण होता है। 5 वर्ष से यदि कम बच्चे की मृत्यु हो रही है, तो इसमें सबसे ज्यादा केसेज ऐसे देखे गए हैं जिसमें कुपोषण सबसे ज्यादा लोगों को मृत्यु का कारण बनता है। आइए हम उन आंकड़ों के बारे में जान लेते हैं। भारत में जन्म के समय 1/3 बच्चों का भार कम होता है। भारत में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म के समय में 1/3 भाग ऐसे बच्चे होते हैं जिनका औसत वजन से उनका वजन कम होता है। बाद में उनके विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। बाद में जो उनका ग्रोथ होता है वो सही तरीके से विकास नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से उनकी बुद्धि क्षमता विकसित नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं उनमें कुछ न कुछ परेशानियां आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लगभग आधे बच्चे अल्प पोषण से पीड़ित होते हैं। सामाजिक में जो आर्थिक स्थिति जिन परिवारों की कमजोर होती है, जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, सही तरीके से उनको खान पान का सिस्टम नहीं मिल पाता है, उनके आधे से, अब देखिए, उन परिवार के लगभग आधे बच्चे अल्प पोषण से पीड़ित होते हैं। अल्प पोषण के बारे में मैंने अभी आपको समझाया है। बच्चे और प्रौढ़ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा, जिंक, विटामिन ए, फॉलिक अम्ल आदि इनको सही तरीके से नहीं मिल पाता। देखिए यहाँ पे जो लोहा है, आयरन है, जिंक है, विटामिन ए है, फॉलिक अम्ल है, ये इन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए ताकि ये कुपोषण का शिकार ना हो पाए। यदि समय पर इन समस्याओं को नियंत्रित नहीं किया जाता तो शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास रुक जाता है। अगर सही समय पर बच्चों के इन कुपोषण के लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो मतलब बीमार हो जाते हैं, उनका शरीर विकास नहीं हो पाता, मानसिक विकास नहीं हो पाता और कई बार देखा जाता है कि वो विकलांग भी हो जाते हैं। यह जीवन की उत्पादकता और गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। यदि हम कुपोषण का समाधान कर ले तो हम भारत के विकास और आर्थिक वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुपोषण के ऊपर यदि हमारा भारत विजय पा लेता है
मतलब कुपोषण की समस्या को खत्म कर देता है, तो ये हमारे आर्थिक स्थिति और वृद्धि में भी बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करेगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत में अधिक समस्या अल्प पोषण है तथा अति पोषण भी बढ़ रहा है। धीरे धीरे बच्चे शारीरिक गतिविधियां कम करने लगे हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ कम स्वास्थ्यकर हो गए हैं। अतः भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, अर्थात यह अल्प पोषण तथा कुपोषण दोनों ही है। इससे डॉक्टर, आहार विशेषज्ञों और सरकार के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। अब इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अभी के समय में जो बच्चे हैं, बच्चे बूढ़े जवान किसी को भी ले लीजिए, वो शारीरिक श्रम बहुत ही कम कर रहे हैं। शारीरिक श्रम करने का मतलब है एक्सरसाइज की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल ही नहीं है। वो बिल्कुल ही शारीरिक श्रम नहीं कर पा रहे, जिसके कारण भी शारीरिक जो गतिविधियां नहीं हो पा रही है, इससे शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। दूसरी बात, बच्चे जो हैं अब ऐसे भोजन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं जिसमें पौष्टिक तत्व नहीं होता, फिर भी वो स्वाद में कुछ समय के लिए उनको बढ़िया लगता है, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को खाने का काम करते हैं। अभी के समय में पूरे भारत में डॉक्टर और आहार विशेषज्ञ जो हैं उन और सरकार के सामने जो है वो चुनौती खड़ी हो गई है कि इस कुपोषण की समस्या से कैसे निपटा जाए। जन्म के समय शिशु भार 2.5 केजी से भी कम, जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय अगर 2.5 केजी से भी कम उनका वजन है, तो इस कमी के साथ जीवन प्रारंभ करने वाली शिशुओं का स्वास्थ्य, वृद्धि एवं विकास के सभी आवश्यकताओं में भी निम्न स्तर का ही रहता है। जो बच्चे जन्म लेने के समय 2.5 केजी से नीचे के उनका वजन होता है, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है। उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता और वो जीवन में कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करते रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे उनको इन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुपोषण का दोहरा भार क्या है? तो देखिए, यदि सरकार कुपोषण की समस्या पर नियंत्रण कर लेती है, यदि सरकार को कुपोषण की समस्या पर नियंत्रण हो जाता है, तो भारत के विकास और आर्थिक प्रगति की दर में वृद्धि हो सकती है। अगर सिर्फ और सिर्फ भारत में कुपोषण से जितनी भी समस्याएं आ रही है, अगर इस पे सरकार विजय प्राप्त कर लेती है, तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें वृद्धि हो जाएगी। हम पहले से बेहतर अपने जीवन को जी सकते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत में पोषण की संबंधी समस्याएं, भारत में जितने भी पोषण संबंधी समस्या है उसके बारे में जान लीजिए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन से भी जितनी भी हमारे शारीरिक क्षमता को ऊर्जा प्राप्त होता है उसमें भी कुपोषण की समस्याएं देखी जाती है। सूक्ष्म पोषकों की कमी, लौह तत्वों की कमी मतलब कि आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी, आयोडीनहीनता विकार, बहुत तरह की ये चीजें हैं जिसके कारण कुपोषण की समस्याएं उत्पन्न होती है। अब जान लेते हैं कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है, जिसे हम पीईएम कहते हैं। यह जरूरत से कम भोजन लेने या ऊर्जा और प्रोटीन का कम ग्रहण करने से होता है। जब हम जितना भोजन हमें आवश्यकता है और उससे हम कम भोजन का सेवन करते हैं, या फिर हम अपने भोजन में ना प्रोटीन को लेते ही नहीं है, प्रोटीन युक्त पदार्थों का सेवन ही नहीं करते, तो यह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हमारे शरीर को घेर लेता है। बच्चों को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का खतरा अधिक होता है क्योंकि बच्चों में ना प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाले गंभीर अल्प पोषक मरामरा कहलाता है और प्रोटीन की कमी से कोशिका की ओर रोग हो जाता है। देखिए, कोशिका और कर एक प्रकार का बीमारी है जो आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। यदि आप अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं या फिर अपने भोजन को जितना आपको आवश्यकता है खाने का, 4 रोटी खाने की आवश्यकता है और आप 2 रोटी खा रहे हो, आप कह रहे हो कि हमें शरीर को थोड़ा पतला बनाना है, थोड़ा सुडौल बनना है, तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण आपके शरीर में पकड़ लेता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि सूक्ष्म पोषकों की कमी क्या है। यदि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ऊर्जा की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा यदि कम होती है, तो इसमें अन्य सूक्ष्म पोषक जैसे खनिज, विटामिन की मात्रा भी कम होने की संभावना हो जाती है। और ऐसे में आपके शरीर में यदि विटामिन, लौह तत्व, खनिज जिसमें आपको ये विटामिन ए आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो इसे हम सूक्ष्म पोषक की कमी कहते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें भी आपके शरीर में बड़े विकार का कारण बन सकता है। लौह तत्व की कमी से अरक्तता,
अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आपको खून की कमी भी होना शुरू हो जाएगा। और रक्तता का मतलब होता है शरीर में खून की कमी। यह तब होता है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना काफी कम हो जाता है। यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाए, इसका मतलब है आपके शरीर में लोहे की कमी है, जिसके कारण रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है और शरीर में ऑक्सीजन के पहुंचने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन को पहुंचाना चाहते हैं तो आपके शरीर में लोहा होना जरूरी है, और लोहा रहेगा तभी हीमोग्लोबिन बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। कोई भी शारीरिक कार्य करने पर सांस फूलने लगती है यदि आपके शरीर में खून की कमी है तो। इसकी कमी गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में पाई जाती है। जो महिला प्रेग्नेंट होती है उनके शरीर में आयरन की कमी, खून की कमी इत्यादियों का संभावना ज्यादा बना रहता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को सही मात्रा में भोजन दिया जाता है, सही मात्रा में आयरन की गोलियां दी जाती है, जिससे उनका शरीर स्वस्थ बना रह सके। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी क्या है? तो देखिए, विटामिन ए जो है वो स्वस्थ एपिथेलियम, सामान्य दृष्टि वृद्धि और रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यकता है। हमारी जो आंखों से देखने की क्षमता, उसमें विटामिन ए की बहुत अहम भूमिका है। और रोग प्रतिरोधकता के लिए भी ये बहुत ही आवश्यकता है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के रोग को रोकने के लिए विटामिन ए की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, जिसमें हम आंखों से कम हमें दिखाई देता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में संक्रमण का खतरा भी विटामिन ए की कमी से बढ़ जाता है। आयोडीन हीनता विकार क्या है? आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। सामान्य मानसिक और शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में आयोडीन की आवश्यकता मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है, दिमाग के विकास के लिए जरूरी है, शरीर के वृद्धि के लिए जरूरी है। इसकी कमी के कारण थायराइड हार्मोन कम मात्रा में बनता है और इसी कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे हम हिंदी में घेघा रोग कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा गले के बीच में ना बहुत बड़ा मांस का एक लोथड़ा बाहर आ जाता है, जिसे हम घेघा रोग कहते हैं। ये क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसे हम आयोडीन हीनता विकार कहते हैं। और यह बढ़ा हुआ थायराइड ग्वाइंडर कहलाता है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से भ्रूण में मानसिक मंदता और शारीरिक कमियां भी हो सकती है। ऐसी महिलाएं जो गर्भवती है और उन्हें सही मात्रा में यदि आयोडीन नहीं प्राप्त हो रहा है, सही मात्रा में उनके शरीर में आयोडीन नहीं जा रहा है, तो उनका जो बच्चा है, जो भ्रूण है, जो शिशु है, वो गर्भ में ही क्या हो जाएगा? मानसिक मंदता, बेवकूफ जैसा हो जाएगा, मंद हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो ये था आयोडीन हीनता विकार। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा है पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए कार्य नीतियां। पोषण से संबंधित जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन चुनौतियों को कैसे हम स्वीकार करें और कैसे उनसे हम जूझें और लड़ें और उनको समाप्त करें। देखिए, राष्ट्रीय पोषण नीति है जो 1993 में बना था। इसमें क्या होता है? इसे महिला और बाल विकास विभाग ने तैयार किया है। महिला और बाल विकास विभाग ने इसको तैयार किया है, पोषण की रणनीति को बनाया है। कुपोषण की समस्या को कम करना ही इनका मुख्य मकसद है। 0 से 6 वर्ष की आयु, मतलब जन्म लेने से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे जो है, या फिर गर्भवती महिला जो है, या दूध पीने वाले या माता जो है जो बच्चे को अपने दूध पिलाते हैं, उनके लिए समेकित बाल विकास सेवाएं हैं। इन पे अधिकतर ध्यान दिया जाता है ताकि ये किसी भी प्रकार के कुपोषण का शिकार न हो। आवश्यक खाद्य पदार्थों की पुष्टिकरण, इनके जरूरी के लिए जितने भी पोषक तत्व हैं उनका पुष्टिकरण करना भी इन्हीं राष्ट्रीय पोषण नीति के तहत आता है। कम कीमत वाले भोजक पदार्थों का उत्पादन, पोषक होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है। कम कीमत वाले पोषक पदार्थों का उत्पादन, मतलब कि कम कीमत वाले, सस्ते से सस्ते दर पर इन्हें अधिक से अधिक पोषक तत्व प्राप्त देना हो या अपने को प्राप्त करवाया जाए, इन सभी चीजों के ऊपर भी राष्ट्रीय पोषण नीति जो 1993 में बनी थी उसका काम है। तो ये था राष्ट्रीय पोषक नीति जो 1993 में बन के तैयार हुआ था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पोषक संबंधी समस्याओं से जूझने के लिए बनाई गई नीतियां। पोषक संबंधी समस्याओं से जितनी भी नीतियां बनाई गई है उसको जान लेते हैं। आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीति, जो हम भोजन करते हैं, जो हम आहार लेते हैं, उसके ऊपर इन्होंने अपना नीति बनाया है।
और पोषक आधारित दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम आहार अथवा भोजन आधारित कार्यनीतियों के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, आहार अथवा भोजन आधारित कार्यनीतियां ये व्यापक योजनाएं हैं जो पोषणहीनता को कम करने के लिए भोजन के माध्यम के रूप में प्रयोग कराती है। ये एक ऐसी नीति है जो आपको भोजन के माध्यम से ऐसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं जिससे आपके शरीर में पोषकहीनता की कमी ना हो पाए। सूक्ष्म पोषकों की कमी को रोकने के लिए सूक्ष्म पोषक समृद्ध खाद्य पदार्थों के उपभोग को बढ़ावा देती है। सूक्ष्म पोषक आपको पता है, आयोडीन है, आयरन है, जिंक है, फॉलिक एसिड है। तो ये सारी चीजों के आपको टेबलेट भी मिलेंगे, आपको गोलियां भी दी जाती है, दवाई भी दी जाती है, जिसका सेवन करके आप अपने शरीर में इन सभी चीजों की कमी को दूर कर सकते हैं। और ये लागत प्रभावी है। कुछ महत्वपूर्ण भोजन आधारित उपयोग है: आहार में परिवर्तन, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, घरेलू बागवानी आदि। ये सारी वो चीजें हैं जो आपको आहार अथवा भोजन आधारित कार्यनीतियों के अंदर समावेशित किया गया है, जिसके माध्यम से सूक्ष्म पोषकों की कमी के साथ साथ आपके शरीर को कुपोषण होने से भी बचाया जाता है। आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा कहता है पोषण आधारित दृष्टिकोण क्या है। अब देखिए, पोषण आधारित दृष्टिकोण, इसमें क्या होता है कि संवेदनशील समूहों को पोषण पूरक भोजन पदार्थ दिए जाते हैं। कुछ वर्ग हमारे समाज में बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, उनको ना सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाता, सही तरीके से भोजन नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे या फिर ऐसे समूहों को पोषक पूरक भोजन, ऐसे खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं जिसमें पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, जिसमें विटामिन ए, लौह तत्व के लिए उपयोग की जाने वाली एक अल्प विधि नीति भी है। बहुत सारी चीजें इन्हें भोजन के रूप में दिया जाता है जिससे कैसे भी ये कुपोषण की ओर ना बढ़े। देश में चल रहे पोषण कार्यक्रम के बारे में भी जान लेते हैं कि हमारे भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, या फिर भारत सरकार के अलावा बहुत सारे एनजीओ हैं जो इस प्रकार के कार्यों को करते हैं। एकीकृत बाल विकास योजनाएं, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, आहार पूरक कार्यक्रम, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार योजनाएं। तो ये सारे वो कार्यक्रम है जो हमारे भारत देश में फिलहाल चल रहे हैं पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है स्वास्थ्य देखभाल। स्वास्थ्य देखभाल क्या है? स्वास्थ्य एक मूलभूत अधिकार है। हमारे पास स्वास्थ्य जो है एक अधिकार है। यह सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए। जिसका भी सरकार हो, जिस देश का भी सरकार हो, उसका यह कर्तव्य है कि अपने जनता के लिए उचित स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करें और उचित उन्हें भोजन पर्याप्त मात्रा में दे, उन्हें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में दे। देखे कि कोई व्यक्ति कहीं हमारे समाज में पोषण का शिकार तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा भारत में स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों पर की जाती है। भारत के अंदर अगर स्वास्थ्य की देखभाल की बात की जाए तो हमारे यहाँ यह 3 स्तरों पर होती है। पहला जो है वो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें क्या होता है, यह सेवा सरकार द्वारा लगभग सभी गांवों और जिलों में उपलब्ध करवाई जाती है। भारत के सभी गांव में, छोटे से छोटे गांव और बड़े से बड़े गांव, सभी गांव में यह सेवाएं जो है वो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध डॉक्टर लोगों से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं इलाज करते हैं। इन सभी जगहों पे क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं, जो नर्सेज होते हैं, वो वहां के स्थानीय लोगों का मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। उन्हें समय पर इंजेक्शन देना, उन्हें समय पर इलाज करवाना, गर्भवती महिलाओं का डिलीवरी करवाना इत्यादि बहुत तरह की चीजों को निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। हालांकि अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में केवल सामान्य बीमारियों का ही इलाज किया जाता है। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है उस पर उतनी चीजें मौजूद नहीं होती, उतनी डेवलपमेंट नहीं होता वहां पे, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा से ज्यादा मतलब किसी भी प्रकार की बीमारियों का इलाज कर पाए। लेकिन छोटे मोटे जितने भी चीजें होती है वहां पे इसका देखभाल किया जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। द्वितीय स्तर माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं। प्राथमिक तो हो गया क्योंकि हमारे भारत में 3 स्तर पर होता है, तो पहला हो गया। हम दूसरे के बारे में बात करेंगे। माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जिला अस्पतालों को शामिल किया गया है। हर एक जिला का अस्पताल इसमें शामिल किया गया है। कई बार इस अस्पताल में क्या होता है, कई बार कुछ रोग ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती है जिसके लिए रोगी को विशेष जांच
कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने तथा अपेक्षाकृत लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता होती है। कई बार अब हमेशा बीमारियां तो पूछ के नहीं आती या कह के नहीं आती कि हम आ रहे हैं 4 दिन के लिए तुमको बीमार करेंगे, ऐसा नहीं होता। बीमारियां जब आती है तो उसमें यह निश्चित नहीं होता कि हम कितने दिनों में सही होंगे। तो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी या किसी प्रकार का जांच हो जाए, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, स्टूल टेस्ट हो गया, तो इन सभी चीजों का जो व्यवस्था है वो जिला अस्पताल में करवाया जाता है, जो कि हर एक जिले में मौजूद होता है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध डॉक्टर रोगी को बड़े अस्पताल में जाने की सलाह देते हैं। जो गांव में जितने भी अस्पताल होते हैं उसमें जो डॉक्टर और नर्सेज मौजूद होती है वो उनको बताती है कि आप जिला अस्पताल में जाओ, आप बड़े डॉक्टर के पास जाओ ताकि आपका यह बीमारी सही हो जाए, जहां पर उनके इलाज के लिए सभी सुविधाएं एवं विशेष डॉक्टर उपलब्ध होते हैं सरकारी अस्पतालों में। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है तृतीय स्तर और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। ये सबसे लास्ट है हमारे भारत का इलाज के मामले में आप कह सकते हैं। उच्च स्तरीय अर्थात विशेष स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला अस्पतालों से विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा जांच, इलाज का तथा देखरेख को शामिल किया गया है। मतलब एक टीम बन जाती है इनके लिए, एक विशेष टीम का गठन किया जाता है जो कि उनका इलाज करता है, उनकी जांच की जाती है, उनको वहां पे कमरा देकर उन्हें भर्ती किया जाता है। इस प्रकार के स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत गंभीर रोगों की जांच के लिए एमआरआई, आपने सुना होगा एमआरआई का जांच होता है, और इसके बाद कैट स्कैनिंग है आदि के लिए बड़े शहरों में सरकारी अस्पतालों में जांच इलाज के लिए रोगी को भेजा जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण मैं बता देता हूँ। जैसे कि गांव के जो हर एक गांव में जो प्राथमिक अस्पताल होता है, वहां पे अगर वो बीमारी समझ में आ जाती है तो वो उन्हें जिला वाले अस्पताल में भेजते हैं। यदि वहां भी वो सही नहीं हो पाता तो आपको पता है कि बिहार के बहुत सारे लोग जो हैं वो एम्स में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, इलाज करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें मौजूद हैं जो उनको निःशुल्क प्रदान किया जाता है सरकार के माध्यम से। तो ये तृतीय स्तर अर्थात आप कह सकते हैं उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं थे हमारे भारत के नीतियों के अंदर। आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक कहता है जन पोषण तथा स्वास्थ्य का कार्य क्षेत्र। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जन पोषण विशेषज्ञ की भूमिका क्या होती है यहाँ पे। विशेषज्ञ मतलब कहिए कि उस बीमारी के बारे में जो सबसे बड़े जानकार होते हैं उन्हें हम विशेषज्ञ कह सकते हैं। पोषण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण निर्धारक है। जन पोषण विशेषज्ञ सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ भी कहलाते हैं। यहाँ पे क्या है कि पोषण स्वास्थ्य का जो महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं, जो इसको समझने वाले होते हैं, जन पोषण विशेषज्ञ सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ भी कहलाते हैं। ये विशेषज्ञ का काम ही होता है कि उन चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार से और बेहतर समझना और बताना। वे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षित और साधन संपन्न होते हैं। मतलब एक ही क्षेत्र में उन्हें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, वो उस बीमारी या फिर उस क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ कहे जाते हैं। एक सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ निम्न परिस्थितियों में कार्य कर सकता है। कौन कौन से परिस्थिति हैं? अस्पतालों द्वारा रोकथाम तथा शिक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के रूप में इसमें वो आके अपना योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाओं में भाग लेने के रूप में जितने भी हमारे भारत देश में राष्ट्रीय सेवाएं चल रही है उसमें भी वो भाग ले सकते हैं। कौन? विशेषज्ञ, या फिर आप कह सकते हैं विशेषज्ञ कहिए, क्योंकि इनकी जानकारी इस क्षेत्र में बहुत ही बेहतर मानी जाती है। सरकारी स्तर पर परामर्शदाता के रूप में, मतलब उन्हें बताने में, उन्हें गाइड करने के रूप में भी ये काम करते हैं। सरकार के सारे विकासात्मक कार्यक्रमों में कार्य करने के रूप में, सरकार के द्वारा जितने भी विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन सभी में भी ये अपना योगदान देके इस क्षेत्र में अपना ज्ञान देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पोषण विशेषज्ञ या स्कूल में स्वास्थ्य परामर्शदाता के रूप में, पोषण विशेषज्ञ मतलब आपके खान पान से जुड़े जितनी भी चीजें आती है उन सभी चीजों के बारे में भी ये जानकारी देते हैं, या फिर स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, बड़े बड़े जगहों पे जाके ये लोगों को पोषण संबंधी समस्याओं के बारे में विस्तार से समझाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम था जन पोषण तथा स्वास्थ्य। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। कई बार मेरे से पूछा जाता है कि आप इसके नोट्स प्रोवाइड करें, तो मैं आप सभी को बता दूं कि lastdout.com पे जाके आप सभी प्रकार के नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां पे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी प्रकार के नोट्स आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। आपको गूगल पे जाके बस लास्ट डाउट के नाम को सर्च करना है, आपको आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हम आपसे फिर रूबरू होंगे क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।